उमेश शर्मा। आज डिस्कस करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट गुजरात हाई कोर्ट का। वो है गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, और वो है बहुत अहम मुद्दे पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन असाइनमेंट ऑफ लीज होल्ड राइट्स। दोस्तों, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स रहते हैं, इसमें जीआईडीसी हो, एमआईडीसी हो, ये एक मेन पार्टी को प्लॉट अलॉट करती है, फिर वो मेन पार्टी जो है आगे इसको असाइन करती है। फिर उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी कैसे होगा, क्या होगा, ये बहुत अहम मुद्दा है। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बाइफरकेट किया है कि क्या क्या रिस्पोंडेंट के इश्यूज थे, क्या क्या एप्लीकेंट के इश्यूज थे, कोर्ट्स ने उसके ऊपर कैसे इंटरप्रिटेशन दिया है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छी तरीके से ये प्रेजेंटेशन है, जरूर इसको आप देखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको इसमें से ध्यान में आएगी ऑन लीज, रेंटिंग, असाइनमेंट ऑफ राइट्स। तो चलो देखते हैं फटाफट। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या कोर मुद्दा था? कोर मुद्दा था व्हाट इज जीएसटी ऑन असाइनमेंट ऑफ लीज होल्ड राइट्स। इसमें असाइनमेंट वर्ड का बहुत महत्व है, क्योंकि कोर्ट में यह सामने पूछा गया कि असाइनमेंट ऑफ लीज होल्ड राइट्स, अगर कोई प्लॉट लेते हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट जो कि लीज पे मिला है, यहाँ पर जीआईडीसी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये लीज पे दिया था, और अगर ये थर्ड पार्टी को असाइन करते हैं, लमसम पेमेंट लेके असाइन करते हैं, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा सेक्शन 7(1)(a) के अंदर, और ये टैक्स होगा क्या? नहीं। तो इसमें ये मुद्दा था कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये होगी, और इसके कारण से ये क्लॉज 5 ऑफ शेड्यूल 3 के अंदर आके ये जीएसटी के बाहर हो जाएगा। नो सप्लाई वाली ये केस हो जाएगी क्या? तो ये मेन मुद्दा था कोर्ट के सामने। अब इस मुद्दे को लेके लीगल प्रोविजन जो जो रेफर हुई, वो है बिजनेस की डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन, रजिस्टर्ड पर्सन, सर्विसेज की डेफिनेशन, देन टैक्सेबल पर्सन, देन शेड्यूल 2 क्लॉज 5, शेड्यूल 3 क्लॉज 5, जहां पर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल, फिर अंडर कंस्ट्रक्शन, लीजिंग, रेंटिंग को हम टैक्सेबिलिटी में लाते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 246A, 366, 366(26)(a), फाइनेंस एक्ट जो सर्विस टैक्स के रिलेटेड था वो, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, फिर साथ साथ में यूरोपियन यूनियन के भी केसेस यहाँ पर डिस्कस हुई है। तो बड़ा ही डिटेल के अंदर ये जजमेंट में बातें प्रेजेंट की करी गई है। अब हम इसको शॉर्ट में ले रहे हैं आपके सुविधा के लिए, और जरूर इससे आप सबको फायदा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पिटिशनर्स का आर्गुमेंट, रिस्पोंडेंट का कंटेंशन और कोर्ट का वर्डिक्ट ऑन दैट स्पेसिफिक आर्गुमेंट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है या इंटेंजिबल असेट है या एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ राइट्स है, ये मुद्दा आया। तो पिटिशनर्स यानी जीसीसीआई जो ये कह रहे थे कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए, उन्होंने क्या डाला? उन्होंने ये कहा कि ये इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, इसके वजह से ये जो असाइनमेंट का अमाउंट मिल रहा है ये ट्रांसफर ऑफ सच इंटरेस्ट है, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट होता है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं होगा। और उन्होंने इंफोसिस दिया, यानी इंपॉर्टेंस इस चीज पे दिया कि ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो असाइनर का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, लिविंग नो सर्विस एलिमेंट टू बी टैक्स, क्योंकि एक बार वो उस पार्टी ने असाइन कर दिया तो फिर जीआईडीसी और वो पार्टी, यानी सिंप्लीफिकेशन के लिए जीआईडीसी एक पार्टी हो गई, ए था जिनको वो लैंड मिला था, ए ने बी को वो असाइन कर दिया,
तो अब बी से जो पैसा ए को मिला है ये परमानेंट असाइनमेंट ऑफ लीज होल्ड राइट्स का मिला है, जो कि इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है जीआईडीसी की। तो जीआईडीसी से बी को बाद में वो टाइटल और वो लीज का एग्रीमेंट आगे कंटिन्यू रहेगा, बट अब ए का एग्जिस्ट हो जा रहा है, वो इसमें से बाहर निकल जा रहा है। तो ये मुद्दा रखा गया। अब यहां पर रिस्पोंडेंट यानी जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या रखा मुद्दा, उन्होंने ये कहा कि असाइनमेंट ऑफ लीज होल्ड राइट्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स इन फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, और ये ट्रांजैक्शंस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आती है और जीएसटी लगना चाहिए। कोर्ट ने क्या कहा इस पॉइंट के ऊपर, कोर्ट ने ये कहा the court clarifies that the assignment of leasehold rights in these matters involve absolute transfer of all rights। absolute transfer मतलब ए जब ये बी को असाइन कर रहा है तो ए के पास में कुछ भी नहीं रह रहा है फ्यूचर में उस लैंड के रिलेटेड, वो सारे के सारे राइट्स ट्रांसफर कर दे रहा है इन लैंड एंड बिल्डिंग, so making this transfer as a immovable property। such transaction do not constitute supply of service and therefore not taxable under GST। इस पॉइंट के ऊपर कोर्ट ने कहा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि रेंटिंग और असाइनमेंट में क्या फर्क है लीज होल्ड राइट्स के। तो पिटिशनर ने ये आर्ग्यू किया कि very thin line is there for distinction, renting of immovable property and assignment of leasehold rights। अगर इसको समझना है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को आप देखिए। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज में सर्विसेज आगे चलती रहती है, जैसे 3 साल के लिए कोई जगह भाड़े से दी तो 3 साल के तक वो सर्विसेज चलेगी, चौथे साल से फिर से वो प्रॉपर्टी इधर आ जाएगी। बट असाइनमेंट में क्या हो रहा है कि हम पूरा की पूरा राइट्स ट्रांसफर कर दे रहे हैं ओनरशिप के जैसे, और ये सेल के जैसा हो रहा है प्रॉपर्टी, बाद में आप ही उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने वाले हो। अब रिस्पोंडेंट का कंटेंशन ये था कि असाइनमेंट ऑफ लीज होल्ड राइट्स जो फाइनेंस एक्ट आया था जिस टाइम सर्विस टैक्स लगा था, उसने ये कहा था कि रेंटिंग इंक्लूड्स असाइनमेंट एंड देयर इज नो रेफरेंस ऑफ टर्म ऑफ लीज, तो उससे ये सर्विस ऐसी रहेगी, और चाहे वो 4 साल का हो या 40 साल का हो वो आपको जीएसटी में आना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा, द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ जीएसटी इज नॉट टू लेवी टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन दैट क्वालिफाई as a sale of immovable property। Thus, the assignment of leasehold right in the instant is not taxable under GST as a supply of services because it's a permanent assignment of leasehold rights। It is as good as sale of property। अब तीसरा मुद्दा सामने आया कि ये ट्रांसफर ऑफ इम्यूवेबल प्रॉपर्टी होगा कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी तो इसके ऊपर भरते हैं इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो पिटिशनर ने क्या कहा कि ये जो पर्टिकुलर केस है रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन नोएडा की, ये स्टैम्प ड्यूटी के वैल्यूएशन के रिलेटेड है, ये जीएसटी के रिलेटेड नहीं है। भले ही इस डीड के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती होगी ट्रांसफर के ऊपर, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू जीएसटी। रिस्पोंडेंट ने ये कहा डिपार्टमेंट ने कि ये लीज होल्ड राइट ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन भी आ रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ही जाना चाहिए और ये उस हिसाब से सेल में नहीं आना चाहिए। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा कि असाइनमेंट ऑफ डीड रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट डिवेस्टमेंट ऑफ राइट्स, यानी सारे के सारे राइट्स खत्म हो जा रहे हैं बाय द लेसी assigner to the assignee without any lease or sublease element, यानी इसमें कोई सबलीज नहीं हो रहा है। assignee assumes liability for the land coverts and stamp duty
सपोर्टिंग इट्स क्लासिफिकेशन एज अ सेल, यानी स्टैम्प ड्यूटी लग रही है मतलब वो सेल के तरफ जा रहा है। सो कोर्ट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नोएडा केस which dealt with the stamp duty valuation does not apply here। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दोस्तों यहाँ। अब चलते हैं चौथे मुद्दे के ऊपर। वो मुद्दा था प्रिंसिपल ऑफ नीमो डाटा क्वाड नॉन हैबिटा इन लीज होल्ड राइट्स केसेस, यानी नो वन कैन कॉन्फर अ बेटर टाइटल देन व्हाट दे देमसेल्फ पजेस। तो पिटिशनर ने यानी जीसीसीआई ने ये कहा, टैक्स पेयर ने ये कहा कि हमने जो हमारे पास में सारे राइट्स थे, एंटायर लीज होल्ड राइट्स बिल्डिंग के साथ में हम सारे दे दे रहे हैं, इसके अलावा अब हमारे पास में कुछ नहीं बचा, हम ये आगे प्रॉपर्टी फिर से ले नहीं सकेंगे। तो रिस्पोंडेंट ने ये कहा कि ये भले ही आप ये कर रहे हो बट कंसिडरेशन ले रहे हो और ये वन टाइम कंसिडरेशन लमसम ले रहे हो, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो लीगल मैगजीन है ये ट्रांसफर कर रहे हैं राइट्स लॉफुली, उनके पास जो भी राइट्स है, तो एंटायर लीजोल राइट्स वो ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ये पूरे प्रॉपर्टी से बाहर निकल जा रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन सेल की होनी चाहिए, नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, वो मुद्दा नंबर 5 कि ये जो भी ट्रांजैक्शन है ये 9972 या अदर सर्विसेज में जाएगी क्या। तो पिटिशनर्स ने यहां पर आर्ग्यू किया कि ये असाइनमेंट ऑफ लीज होल्ड राइट्स की केस है, ना तो ये रेंटिंग की है, ना तो ये लीजिंग की है, ना तो ये सबलीज की है, तो 9972 में नहीं जाना चाहिए। फर्दर एनी एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट, यानी रिफेमिंग फ्रॉम एनीथिंग टू बी डन और परफॉर्मिंग ऑफ एक्ट, जो सब ग्रुप 999792 है उसमें ये टैक्स होनी चाहिए, या ये एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जैसे ये टैक्स होना चाहिए। तो पिटिशनर ने एम्फेसिस दिया, जीसीसीआई ने, टैक्स पेयर ने बोला कि ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, जैसे कि हम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हैं उस हिसाब से हम परमानेंट एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ राइट्स कर रहे हैं। रिस्पोंडेंट ये कह रहे थे कि नहीं ये क्लासिफाई होना चाहिए, नहीं तो ये मिसलिनियस सर्विसेज में तो भी जाना चाहिए, अगर ये रेंटिंग और लीजिंग में नहीं जाते हैं तो वहां जाके टैक्स होना चाहिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये असाइनमेंट ऑफ लीज डीड है, यहाँ पर बिल्डिंग के साथ में जा रहा है, ये कोई और जगह पे नहीं जा सकता, ना लीजिंग में जाएगा, ना रेंटिंग में जाएगा, ना इसमें सब लीज है, ना ही इसमें कोई और ट्रांजैक्शन है। सो दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द अदर्स ग्रुप, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑफ लीज और राइट्स है ओवर लैंड एंड बिल्डिंग एंड इट्स अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आते हैं छठे नंबर का मुद्दा कि इसमें लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है जीएसटी के अंदर। तो पिटिशनर ने ये कहा कि जो जीएसटी का स्टैट्यूट है उसमें जो मीनिंग दिए गए हैं वही मीनिंग हमने यूज करना चाहिए, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है ये क्लॉज 5B शेड्यूल 2 में जो दिया है वो लीज होल्ड राइट्स को एप्लीकेबल भी नहीं होगा, और ये सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो इक्वेट होता है असाइनमेंट लीज के और रेंटिंग के हिसाब से, और यहाँ पर राइट्स ट्रांसफर हुए हैं। अब कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट ये कहती है कि आप एक्सटर्नल स्टैट्यूट्स का इंपोर्ट करके डेफिनेशन लेके यहाँ पर ले सकते हो, बट जीएसटी का इंटेंशन ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, सेल के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेंटिंग एंड आउटराइट ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो द अटेम्प्ट ऑफ रेवेन्यू टू इक्वेट टू और कॉन्ट्ररी टू द इंटेंट ऑफ जीएसटी लॉ, ये बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर कोर्ट ने कहा है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7। यूरोपियन यूनियन की रेफरेंस ली गई आर्टिकल 24 और 25 ये डिपार्टमेंट के तरफ से, कि ये
असाइनमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज होती है, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी वैसा कहा गया है कि दे क्लेम सच ट्रांजैक्शन एज अ सर्विस। पर पिटिशनर यानी टैक्स पेयर ने ये कहा कि ये असाइनमेंट ऑफ लीजहोल्ड राइट्स है, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के साथ दे रहे हैं, इसमें कोई इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है, हम आउटराइट ये पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हैं उनको एंड दे आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी। तो कोर्ट ने भी यही देखा कि ये एप्लीकेबल नहीं होंगे यूरोपियन यूनियन के आर्टिकल 24-25 के डायरेक्टिव्स, और कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि व्हाइल ट्रांसफर चार्जेस पेड बाय लेसर टू जीआईडीसी में बी टैक्सेबल, but the consideration received by the assignee for the assignment of that immovable property is not taxable under GST। अब आते हैं नेक्स्ट और आखिरी मुद्दे के ऊपर, वो है कि ये प्रीमियम जो मिल रहा है, कंपनसेशन जो मिल रहा है, ये ट्रांसफर ऑफ लीजहोल्ड राइट्स मिल रही है, तो इसके ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगना चाहिए। तो पिटिशनर ने ये कहा कि ये जो असाइनमेंट ऑफ लीजहोल्ड राइट्स है ये हम आउटराइट दे रहे हैं, ये सेल के जैसा है, इसके बाद में हमारा उसके साथ में कोई संबंध नहीं, और वो प्रीमियम में भी नहीं जाएगा, ना ही वो कंपनसेशन में जाएगा। इसके वजह से ये जो ट्रांजैक्शन है ये लीजिंग भी नहीं होती, इसको आप इक्वेट नहीं कर सकते ग्रुप 999792 से 18% जीएसटी इसके ऊपर नहीं लग सकता, क्योंकि आउटराइट ये हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर यहां पर गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट ये कहता है कि एक एडवांस रूलिंग आई थी उत्तर प्रदेश अथॉरिटी की, वहां पर इन्होंने इसको 5B शेड्यूल 2 में डाला था, सर्विस इसको ली थी, तो इसको अप्लाई करना चाहिए इस केस में भी। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एडवांस रूलिंग है वो यहाँ पर हम अप्लाई नहीं करेंगे, और उन्होंने क्लैरिफाई कहा कि ये सब लीजिंग भी नहीं हो रहा है, इसके लिए 5B2 के अंदर नहीं जाएगा, और ये जो अटेम्प्ट हो रहा है कि ये एडवांस रूलिंग अप्लाई किया जाए वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि दिस ट्रांजैक्शन इज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो विच एक्सक्लूड्स जीएसटी क्लॉज 5 शेड्यूल 3, यानी शेड्यूल 3 में नो जीएसटी वाले केस में ये जाएगा, नो सप्लाई वाले केस में जाएगा। तो फाइनल ऑर्डर दोस्तों क्या रहा गुजरात हाईकोर्ट का, जो हमको यहाँ पर देखना जरूरी है, वो समरी जब हम देखेंगे तो असाइनमेंट इज लाइक अ सेल ऑफ लीज होल्ड राइट्स, जो जीआईडीसी ने प्लॉट अलॉट किया था ए को, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, तो ए को अलॉटमेंट कर रही है जीआईडीसी, बट ए जब बी को दे रहा है वो असाइनमेंट कर रहा है थर्ड पार्टी यानी बी को, तो जो कंसिडरेशन आ रहा है वो ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रहा है, so the third party assignee become the new lessee of GIDC replacing the original lessee, so GST applicability does not fall on such transactions। सेक्शन 7(1)(a) ऑफ जीएसटी एक्ट स्कोप ऑफ सप्लाई में भी नहीं आएगा, 5B2 में भी नहीं आएगा, जीएसटी इन ट्रांजैक्शन पे नहीं लगेगा। फिर आईटीसी का मुद्दा था कि हम आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हैं क्या, जब जीएसटी नहीं लगता तो आईटीसी का मुद्दा इसके ऊपर उन्होंने लिया नहीं, और कोर्ट ने स्क्वैश कर दी शो कॉज नोटिस, ओरिजिनल ऑर्डर, अपील ऑर्डर्स रिलेटिंग टू सच ट्रांजैक्शंस। अब मेन मुद्दा आता है दोस्तों कि पूरे इंडिया में इसका क्या होगा। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे स्टेट्स इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस है जो लैंड देते हैं और ये आगे असाइन होते हैं, और ये जजमेंट अभी गुजरात हाईकोर्ट का आया है, तो गुजरात स्टेट के लिए तो जीआईडीसी के रिलेटेड तो ये पक्का एप्लीकेबल हो गया, बाकी स्टेट्स के लिए ये रेफरेंस के लिए यूज होएगा, इसकी वैल्यू जरूर रहेगी। अब इसमें दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि जिन्होंने ऑलरेडी ये पैसा भर दिया है, ऑलरेडी ये ट्रांजैक्शन हो गई है, उनको ये जजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा फिलहाल तो। फिर आगे
ये भी देखना जरूरी है कि जिन्होंने अपील में गए हैं वो लिटिगेशन में कंटिन्यू रखे, क्योंकि ये फेवरेबल जजमेंट आया है। अब लास्ट में इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी डिपार्टमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि स्टेक हाई है और हमको वेट एंड वॉच अप्रोच से देखना पड़ेगा। फर्दर बजट के अंदर या जीएसटी काउंसिल में या रियल इस्टेट का एक सब ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, वो इसके ऊपर क्या स्टैंड लेते हैं वो भी अपने को देखना पड़ेगा। तो ये एक फायदे की चीज भी हुई है और कहीं कहीं पे अब अपने को ये प्लानिंग भी चेंज करनी पड़ेगी इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो दोस्तों ये था एनालिसिस। इसके रिलेटेड अगर कुछ भी डिस्कशंस है तो जरूर आप भेज सकते हो दिस मोबाइल नंबर, दिस ईमेल आईडी, और कर नीति का यूट्यूब चैनल आप देखते रहिए। आपके क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एनालिसिस।